नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब तक हमने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग 9वें चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसी के साथ हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 9 है हमारा, नए साम्राज्य और राज्य, है ना। तो हमने चैप्टर 7 पढ़ा था जिसमें पढ़े थे हम लोग कि राज्य और साम्राज्य। अब हम 9 चैप्टर पढ़ रहे हैं कि नए साम्राज्य और राज्य। तो इनमें क्या अंतर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये चैप्टर शुरू हो रहा है एक छोटी सी बात घटना के साथ। अरविंद राजा बना, है ना। तो क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि अरविंद अपने स्कूल में खेलने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मुझे पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़े चहलकदमी करेगा, है ना। ये सोच रहा था वो अपने दिमाग में। अब जरा सोचो कि उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। तो ये सोचता है अरविंद कि एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है ना। तो आइए यही सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं और समझते हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। तो यहाँ पे हम प्रशस्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हेडिंग है हमारा क्या बताती हैं प्रशस्तियां, है ना। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रशस्तियों से हमें क्या पता चलता है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए जा रहा था। जो अभी हमने ऊपर अरविंद के बारे में पढ़ा, तो उसको एक नाटक में पाठ करने को मिला था। तो किस राजा का, तो गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त, उनका वो नाटक करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में स्तंभ पर खुदे गए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा किया गया है ना। तो आपको यहाँ पे कुछ जानकारी मिली जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो दोस्तों, हमें क्या क्या जानकारी मिला यहाँ से कि गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, है ना। तो समुद्रगुप्त किस वंश के थे, गुप्त वंश के। और यहाँ पे हम देख रहे थे इलाहाबाद, या उसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिला, अशोक स्तंभ पे खुदवाया गया था, है ना। तो इसे किसने लिखा था, तो इसको लिखने वाले जो कवि थे वो हरिसेन थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको क्या जानकारी मिला कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है और इसकी रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति को अशोक के स्तंभ पर खुदवाया गया था, है ना। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिली। आइए और आगे देखते हैं। आगे बता रहा है कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, है ना। तो हमने पिछले चैप्टर में अभी जस्ट ही पढ़ा है। तो ये सारी चीजें हो गई। आइए और आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ना है हमें इसमें। दोस्तों, हमें यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ना है ना। तो कुछ जानकारी तो हमने यहाँ पे अभी देखी ही, और कुछ जानकारी जो हमें इसमें मिलने वाला है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्यांश दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग आइए जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है छोटा सा उसका अंश। यहाँ पे किस तरीके से समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है ना। हरिसेन की प्रशंसा से हमें यह पता चलता है इसको पढ़ने के बाद कि समुद्रगुप्त एक योद्धा थे और उनके शरीर पे जो घाव थे, यानी कि जो हथियारों के घाव के दाग थे, उनको सुंदर बनाते थे, है ना। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चल रही है। आइए और आगे देखते हैं और क्या है इसमें। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अगर तुम मानचित्र 7, है ना, को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे, है ना। तो नीचे मैप दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे देखिए 2 आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, सिक्के दिख रहे हैं, है ना। इसके बारे में क्या बता रहा है, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को इन सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि
इन सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बता रहा है हमें। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिण पथ के बारे में बात करें तो इसमें बता रहा है कि इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं, है ना। दक्षिण पथ के लिए लाल बिंदु का उपयोग किया गया है। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। आगे कह रहा है कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल तथा उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, है ना। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रों का विवाह उनसे किया। तो ये तमाम जानकारियां हमें मिली। आइए हम मैप को भी देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये हरे रंग के पार्ट दिखाए गए हैं, यहाँ पे आपको बैगनी रंग के, और ये देखिए आपको लाल रंग के कुछ डॉट्स में दिखाए गए हैं। ये वाला जो एरिया है ये आंतरिक राज है जिसमें कि असम और बंगाल का तट आता था। ये वाला जो एरिया है यहाँ के जो शासक सबने अधीनता स्वीकार की थी। और बात करें तो बाहरी राज ये हो गया हमारा, ये जो इधर का एरिया है ये बाहरी राज हो गया। और ये जो थे आर्यावर्त थे, ये जो एरिया है ये आर्यावर्त के जो 9 शासक थे उन्होंने उनको क्या किया था कि समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। जो ब्लैक डॉट हैं वो नगर हैं, जैसे कि उज्जैन हो गया, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा, भरूच, है ना, ऐहोल, तो मदुरै, चोल, तो ये सारी नगरें हो गई। और जो रेड कलर में आपको रेड डॉट दिख रहे हैं ये सारी क्या है कि गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं, है ना। तो ये जो इधर का एरिया है ये सब के सब क्या था कि गुप्त वंश द्वारा जीता गया था। आइए और आगे इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है दोस्तों वंशावलियां, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं वंशावलियां। हमने अब तक समुद्रगुप्त के जो भी विजय थे या उनकी जो प्रशस्तियों में जो उनकी प्रशंसाएं थी हमने उसको पढ़ा और देखा कि उन्होंने कौन कौन से राज्यों पे अपना कब्जा रखा था या किस तरीके से उन्होंने राजाओं को पराजित किया था। तो वो सब पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं वंशावलियां के बारे में कि वंशावली क्या होती है और वंशावलियां क्या होती हैं। आपने भी कभी कोई फॉर्म या कोई सरकारी काम में देखा होगा कि हमें वंशावली बनाने की पड़ती है। तो ये वंशावली क्या होती है उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए बता रहा है इसमें अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी, है ना। तो समुद्रगुप्त के माँ का नाम क्या था, कुमार देवी, जो कि लिच्छवीगढ़ की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, है ना, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। तो यहाँ पे आपको कुछ जानकारी मिला। समुद्रगुप्त के माता का नाम माँ कुमार देवी था जो कि लिच्छवीगढ़ की थी, एक हो गया। दूसरा कि गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त हो गए ना। और जिन्होंने कि सबसे पहले क्या किया था कि महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले महाराजा धीराज का उपाधि किसने धारण किया था, और उसमें आपको गुप्त वंश के ही शासकों का नाम दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त थे उन्होंने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब आगे बता रहा है कि समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, है ना। तो इस तरीके से उपाधियों को अगर हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे जो ये वंश था, मतलब कि गुप्त वंश, उसका महत्व बढ़ता गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं विक्रम संवत के बारे में दिया हुआ है ना, जिसका कि आज भी प्रयोग होता है। तो विक्रम संवत क्या था, 58 ईसा पूर्व में आरंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
ना। तो यहाँ से आपको कुछ जानकारी मिला कि चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने ही विक्रम संवत की स्थापना की थी। और क्यों किया था? शकों की विजय के उपलक्ष्य में या प्रतीक के रूप में। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मतलब विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई इससे। आइए और आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। तो वंशावली क्या होता है? पूर्वजों की सूची, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं वंशावली को क्या है, छोटे से में समझाया है कि पूर्वजों की सूची। तो उनके जो बाद के शासक हुए उनकी भी जानकारी हमें वंशावली से मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन या हर्षचरित, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। तो इसमें क्या बता रहा है कि जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है ना। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, बहुत ही प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? बाणभट्ट। एग्जाम में ऐसे कवियों के बारे में बहुत पूछा जाता है कि किनके दरबारी कवि थे ना। तो बहुत सारे आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि पूछा जाता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर ही देखा प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाले हरिश्चंद्र के बारे में। तो वो किसके मतलब दरबार में रहते थे? तो आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हर्षवर्धन का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? बाणभट्ट, है ना। तो बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो हो गया ना तीसरा पॉइंट कि हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री xuanzang जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, हमने पीछे पढ़ा था ना 8 में, काफी समय के लिए दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन से चीनी तीर्थयात्री आए थे? तो यहाँ पे आप xuanzang के बारे में बता सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें हो गई। आइए और देखते हैं इनके बारे में। हर्ष के बारे में और आगे बता रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। आगे कह रहा है कि मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया, है ना दोस्तों। तो आप हर्षचरित पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि इनकी भी प्रशंसा की गई है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे उत्तर के जो राज थे उनको जीत लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दक्कन को पार किया तो वहां पे चालुक्य वंश का जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने उनको पराजित कर दिया और हरा दिया। और क्या जानकारी मिलता है इसके बारे में, आइए और देखते हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, है ना। तो ये भी प्रतापी थे, इनके शासक भी प्रतापी थे, तो इनकी भी प्रशस्तियां हमें मिलती हैं। तो इनकी प्रशस्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम। तो यहाँ पे पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? पल्लव का राजधानी कांचीपुरम था और उसके आसपास के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक उनका साम्राज्य या राज्य फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों की बात की जाए तो चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था, है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ जानकारी मिला। और तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, है ना। आइए और आगे देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल था। तो यहाँ पे दोनों की राजधानी मिली, पल्लव का कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल, है ना। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐहोल किसका राजधानी था या कांचीपुरम किसका राजधानी था। तो बहुत ही जरूरी है।
यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे, है ना। तो पल्लव और जो चालुक्य थे वो एक दूसरे के सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। आगे देखें इसमें तो आगे थोड़ा सा और हमें जानकारी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था, रविकृति, है ना। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था, है ना। तो ये तमाम चीजें हमें वंशावली से और उनके कहें तो जो रविकृति थे उन्होंने जो प्रशस्ति लिखी थी उससे हमें पता चलता है। इस चैप्टर में अब तक हमने 3 राजाओं के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। और उनके जो दरबारी कवि थे उनके बारे में भी हम लोग ने पढ़ा कि उन्होंने प्रशस्तियां लिखी उनके बारे में, जिससे कि हमें उनके बारे में और उनकी पीढ़ियों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने नोट कर दिया यहाँ पे। आइए और आगे इसमें देखते हैं कि और क्या हमें जानकारी मिलती है। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों से अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ये जानकारी हमें कैसे मिल रही है, तो रविकृति द्वारा जो लिखित प्रशस्ति है उससे हमें मिल रहा है ना। आगे बता रहा है, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव तथा चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, है ना। तो ये क्या होता है, जब आपस में 2 लोग लड़ेंगे तो कमजोर होंगे ही। तो यहाँ पे जो चालुक्य थे और जो पल्लव थे वो आपस में लड़ते रहते थे, जिसके चलते क्या हुआ कि वो धीरे धीरे कमजोर होते गए और बाद में चल करके राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने उन्हें और भी समाप्त कर दिया। आगे क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हेडिंग है, राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। हमने 3 तरीके के राजा देखे, तो उनके राज्य किस तरीके से चलते थे। समुद्रगुप्त हो गए, और कहें तो हर्षवर्धन हो गए, और पुलकेशिन द्वितीय हो गए। तो अगर हम आपसे पूछे कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो किस वंश के थे, तो आप क्या बताएंगे, चालुक्य वंश, है ना। आइए अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिकी बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था, है ना। आगे है, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में कुछ व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इन तरीके के लोगों का जो स्थानीय प्रशासन था उसमें बोलबाला होता था। अब देखते हैं आगे क्या हमें मिल रहा है पढ़ने को। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारा, एक नए प्रकार का सेना है। इसमें हम पढ़ते हैं, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन्हें कुछ भूदान दिया जाता था, है ना। तो इन्हें कर नहीं बल्कि वेतन नहीं दिया जाता था, नियमित वेतन देकर के कुछ भूमि दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के व्यक्ति को क्या बोलते थे, सामंत कहते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण के राज्यों में सभाएं, है ना।
पल्लव के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो दोस्तों कई बार पूछा गया है सभा के बारे में। तो सभा क्या था? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो नगरम जो था वो व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो यहाँ पे आपको 3 शब्द देखने को मिले। इन तीनों शब्द को नोट कर लीजिएगा कि ये किनसे रिलेटेड थे, है ना। तो ये ब्राह्मणों का सभा था, मीटिंग होता था, ग्रुप था। ये जो अदर देन ब्राह्मण होते थे उनका था, और ये जो था व्यापारियों का संगठन था। तो ये तीनों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं पहले, तो इस चीज को नोट करके रखिएगा। आइए और आगे देखते हैं इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है उस जमाने में आम लोग। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्रकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। तो दोस्तों हमने पीछे के चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो संस्कृत होता था वो जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके लिए प्रयोग होता था। मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो आम लोग होते थे वो ज्यादातर प्रकृत बोलते थे। तो यही बातें यहाँ पे बता रहा है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। तो यहाँ पे आपको एक जानकारी मिला, पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो क्या बताएंगे आप? कालिदास ने लिखा था। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो क्या है? दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती का प्रेम कहानी है ना। ये कालिदास ने ज्यादातर प्रेम कहानियां ही लिखी हैं। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो आइए पढ़ लेते हैं उसको हम लोग। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े, है ना। आगे इसमें बता रहा है चीनी यात्री फासियन के बारे में। तो क्या बता रहा है? चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। तो फासियान लिखते हैं अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे, है ना। तो फासियान ने ये छुआछूत के बारे में भी बताया हमको यहाँ पे। आइए और आगे देखते हैं कि और क्या चीजें दी गई हैं इसमें। एक जगह बार्बर द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से उसका चित्रण किया गया है। राजा की सेना, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब। असबाब क्या होता था? जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार भी लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके।
पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश तथा विध्वंस की निशानियां छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूबती जा रही थी, है ना। तो यहाँ पे बाणभट्ट ने क्या लिखा कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूबती जाती थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 9th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।